As you all are aware, these videos are sponsored by Teachment. Teachment is one of the fastest growing education platform. और हम आज करने वाले हैं 20 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जनरल अवेयरनेस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होंगे। सेट 2 होगा हमारा ये, और इसमें पीजीटी, टीजीटी, एलडीसी, असिस्टेंट ग्रेड 1 या फिर जितने भी हमारे DSSB के एस्पिरेंट्स हैं, कोई भी एग्जाम के लिए पढ़ाई कर रहे हैं, तो सभी के लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। तो 20 क्वेश्चन देखने वाले हैं, बहुत इंपॉर्टेंट। हर क्वेश्चन को आपके सामने रखूंगा, थोड़ा टाइम रखूंगा, उसका जवाब आप देने की कोशिश कर रहे हैं। उसके बाद फिर हम सारी डिटेल से एक एक चीज देखेंगे, क्या उसका करेक्ट आंसर होना चाहिए, क्या उसमें ये आंसर रॉन्ग क्यों है, उससे जुड़ी हुई सारी डिटेल आप लोग नोट करते हुए चला। ओके सर। क्लियर? ऑलराइट, चलिए तो फर्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं सीधा। द एंडीज is a mountain range located at western end of dash. एंडीज डैश के पश्चिमी छोर पर स्थित एक पर्वत श्रृंखला है। तो चार ऑप्शन हमारे पास है: एशिया, नॉर्थ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अमेरिका। बी 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 नॉर्थ अमेरिका। आई थिंक। ओके, एनी अदर गेस? So the correct answer here is South America. South America. साउथ अमेरिका, नॉट द नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका। वेस्टर्न कोस्ट जो है नॉर्थ अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूएंट का, तो पूरा का पूरा साउथ अमेरिका। अब ये नहीं कहेंगे कि एक देश का, यहाँ पे लगभग 6 से 7 देश हैं जिसके थ्रू ये पूरी माउंटेन रेंज जाती है। कोलंबिया, इक्वाडोर, पेरू, बोलीविया, अर्जेंटीना, चिली। तो ये सारे देश हैं जिनके थ्रू ये लार्जेस्ट कॉन्टिनेंटल माउंटेन रेंज इन द वर्ल्ड कहा जाता है, जिसे जितनी सारी डिटेल है वो नोट करते चले। एक इसको क्या कहा जाता है? लार्जेस्ट कॉन्टिनेंटल माउंटेन रेंज इन वर्ल्ड। ठीक है, और ये पूरी इसकी डिस्टेंस अगर देखी जाए तो 7,242 किलोमीटर की पूरी रेंज है इसकी। और इसमें अपना जो साउथ अमेरिका की जो 5-6 जो कंट्रीज आपका बताई, कोलंबिया, इक्वाडोर, पेरू, बोलीविया, अर्जेंटीना, चिली, ये सारी ही कंट्रीज में कवर होती हैं। और इसकी हाईएस्ट पीक अप्रोक्सीमेटली 6,706 मीटर। तो ज्यादा ऊंची तो पीक नहीं है, बट स्टिल इसकी जो हाईएस्ट पीक जो डिबेटेबल है, एग्जैक्ट तो अप्रोक्सीमेटली कहते हैं इसे, तो एग्जैक्ट जो हाइट नहीं पता है, बट फिर भी अकोनकागुआ ये हाईएस्ट पीक है इस रेंज की। तो जो वर्ल्ड आपको ज्योग्राफी से रिलेटेड जो आपको पूछे जाते हैं क्वेश्चन, ये बहुत टाइम पहले से DSSB पूछा जाता है। तो यहाँ पे भी अपने सारे जो टॉपिक्स है ना, वो भी अपने लिखते हुए चलना, किसको आपको रिवाइज करना है, गो थ्रू करना है। ठीक है, तो पहला यही हो गया वर्ल्ड ज्योग्राफी से रिलेटेड जो क्वेश्चन है। सर बाद में रिकॉर्डिंग नेक्स्ट से लिख क्वेश्चन लेंगे ना, अभी तो। हाँ जी, दोबारा बोलिए। मैंने कहा बाद में रिकॉर्डिंग हो रही है ना, तो बाद में नोट कर लेंगे, रिवीजन भी हो जाएगा और नोट डाउन भी हो हाँ जाएगा। ठीक है, बिल्कुल। हाँ बिल्कुल ठीक है। चलिए सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। हु वाज द फाउंडर ऑफ कालाचुरी डायनेस्टी? कालाचुरी वंश का संस्थापक कौन था? याद होगा लास्ट जो गंगदेव। हमने, गंगदेव। ए होगा सर। गंगदेव, और दूसरा क्या आंसर आया था? ए। ए होगा सर। ए होगा। ए, ओके। तो हाँ। देखो, गंगादेव वाज मोस्ट इंपॉर्टेंट रूलर और किंग ऑफ कालाचुरी डायनेस्टी। ठीक है, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रूलर तो थे, मोस्ट इंपॉर्टेंट, या फिर यूं कहीं मोस्ट फेमस कह लो, या फिर अब हिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो मोस्ट इंपॉर्टेंट कह देते हैं उन्हें। बट इन्होंने फाउंड नहीं करा था कोकाला वन, कोकाला प्रथम। इन्होंने ये वंश स्थापित किया गया था, इन्होंने कालाचुरी वंश जो था वो स्थापित करा गया था। और ये जो वंश था पूरा 6th to 7th सेंचुरी, उस दौरान ये वंश अपनी
प्रेजेंस थी इनकी, ठीक है। तो एक यहाँ पे आज के टाइम पे अगर देखा जाए तो गुजरात, महाराष्ट्र और साथ ही साथ हमारा मध्य प्रदेश, तो ये वाला जो रीजन था ना, ये इनके अंडर आता था। और इनकी जो लड़ाई यूं कहे कि उस टाइम के कॉन्टेम्परेरी थे, जो इनके साथ इनकी एनिमीज थे, जो लड़ाई वगैरह चलती रहते हैं, अपोनेंट जिन्हें कहते हैं, वो थे पाल्स और कलिंगा के रूलर, पाल्स एंड कलिंगा रूलर्स। ऑल राइट। तो और सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे जो एविडेंस मिलते हैं और जो इससे रिलेटेड जो हमारे हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स की अगर बात कही जाती है, तो कालाचोरी डायनेस्टी यानी कि जो छेदीज, जो ये कालाचोरी जो डायनेस्टी है, तो इनका जो वंश था छेदीज का, जो उसमें इलोरा और एलिफेंटा केव, अजंता एलोरा की जो गुफाएं आपने सुनी है, उसमें एलोरा एंड एलिफेंटा केव जो महाराष्ट्र में है, तो उसमें जो पिक्टोरियल जो इमेजेस पाई गई हैं, वो इसके सबूत देती हैं कि ये जो केव्स वगैरह बनी थी वो उसी दौरान की हैं जब ये कालाचोरी वंश था उस टाइम पे इस रीजन में, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश में। ठीक है। तो मोस्ट फेमस जो मॉन्यूमेंट अगर की बात करी जाएगी तो एलोरा एंड एलिफेंटा केव्स होगा। ऑल राइट। सो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। In which year अर्जुना अवार्ड was instituted? अर्जुना पुरस्कार किस वर्ष में? ये थोड़ी ट्रांसलेशन में इसकी कमी है, पुरस्कार नहीं, ठीक है। पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष में की गई थी? ठीक है, आंसर बताएं। नाइनटीन 1992। ओके। अदिति का चैट में आंसर आया है डी, 1961। और प्रिया जी कह रही है कि प्लीज ऑफ योर माइक। कोई जरूरत नहीं है माइक ऑफ करने की, बस ये देखो कि अगर आपका कोई डिस्टरबेंस है आसपास तो आप ऑफ कर लो, बाकी आंसर देने के लिए आप वर्बली माइक ऑन करके आंसर करो, तभी तो टीचमेंट का फायदा है। अंजलि का भी आंसर है 1992। चलिए यहाँ पे चेक करते हैं, तो डी ऑप्शन हमारा 1961 करेक्ट ऑप्शन है। अर्जुना अवार्ड जो 1991 92 में राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड, जिसकी स्थापना 1991 और 92 में हुई थी, उससे पहले अर्जुन अवार्ड वाज द हाईएस्ट स्पोर्टिंग अवार्ड। ठीक है। तो यहाँ पे उस टाइम पे 5 लाख रुपए दिया जाते थे, ब्रोंज का स्टैचू दिया जाता था जिसमें अर्जुन, जो महाभारत के जो अर्जुन है उनकी मूर्ति होती थी, और साथ ही साथ उसको एक स्क्रॉल दिया जाता है, स्क्रॉल यानी कि एक पत्र सा जिसमें लिखा जाता था कि भाई इसको अवार्ड दिया जा रहा है, अर्जुन अवार्ड। ठीक है। तो यहाँ पे एक चीज अब बात करने की जो जरूरत है वो ये है कि अब जो धनराशि है, अमाउंट है, प्राइज मनी है, वो 5 लाख नहीं है, वो 15 लाख है। इस्टेब्लिशमेंट ईयर क्या था? 1961 है। मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स, यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स, ये अवार्ड कौन देता है? मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स। ठीक है। अब यहाँ पे अगर मैं आपसे इसी से जुड़ा हुआ एक पूछूं, तो एट प्रेजेंट मोदी गवर्नमेंट में मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स के मिनिस्टर, यूनियन मिनिस्टर कौन है? फटाफट बताएं। किरण रिजिजू। नहीं पता, किसी को भी नहीं पता कि मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स और स्पोर्ट्स किसके अंदर आती है? किरण रिजिजू। किरण रिजिजू। हाँ, चलिए, बहुत सही, बहुत सही। चलिए, ये आपको करंट आपको पता होने चाहिए कौन सी मिनिस्ट्री किसके अंदर आती है। ठीक है। और अभी तो ओलंपिक्स भी आने वाले हैं, तो उससे जुड़ी हुई एक स्पेशल वीडियो भी करेंगे, कौन कौन एथलीट किस किस को कोटा मिला है, तो सारी चीजें उसमें भी देखेंगे। बट ये अभी भी याद रख लीजिए कि मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स
किरण रिजिजू के अंडर आती है, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने आपको ये चीज भी बता दिया कि भाई राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड 1991 92 में हुआ। यहाँ पे एक और अवार्ड होता है द्रोणाचार्य अवार्ड, द्रोणाचार्य अवार्ड, जो कि कोचेस को दिया जाता है, गुरु द्रोण से जो उनकी याद में, उनके सम्मान में, तो द्रोणाचार्य अवार्ड दिया जाता है, कोचेस को दिया जाता है। ये स्टार्ट हुआ था 1985 में, और इसमें भी वही 15 लाख है आज के टाइम पे, और द्रोणाचार्य जी की ब्रॉन्ज स्टैचू है। एक और अवार्ड है यहाँ पे, एक और अवार्ड क्या है जो राजीव गांधी के बता दिए, तो इसमें 25 लाख रुपए कैश प्राइज है। और यहाँ पे एक ध्यानचंद अवार्ड, ध्यानचंद अवार्ड ये दिया जाता है लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए। और इसमें जो कैश प्राइज मिलता है वो मिलता है 10 लाख रुपए का। तो ये 3-4 जो हमारे फेमस स्पोर्टिंग अवार्ड हैं, तो उसकी स्टार्टिंग जब द्रोणाचार्य जो अवार्ड था वो 2002 में। तो ये सारे स्टार्टिंग ईयर प्लस आपको जो उसमें जो मिलता है, जो प्राइज मिलता है, वो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे, हु अमंग द फॉलोइंग हैज नेवर वॉन एन ऑस्कर? निम्नलिखित में से किसने कभी ऑस्कर नहीं जीता? आमिर खान। ओके, चलिए यहाँ पे हमारे पास 4 ऑप्शन है, आमिर खान, सत्यजीत रे, रेसुल पोक्टी और AR रहमान। तो ये यहाँ आमिर पे खान ही लग रहा है। हाँ, ये आमिर खान ही लग रहा है, बिल्कुल सही बात है। और करेक्ट भी है, इतना तो हमें नॉलेज है कि भाई आमिर खान को तो मिला नहीं है, उन्होंने जीता भी नहीं है। यहाँ पे एक्चुअली जो ये वर्डिंग थी ना DSSS की, वो कहीं ना कहीं हम इसको पॉइंट आउट कर सकते हैं कि रॉन्ग हो सकती है। क्यों रॉन्ग हो सकती है? यहाँ पे जो लिखा हुआ है नेवर वॉन, और जो करेक्ट आंसर बताया गया था कि वो आमिर खान, ठीक है, बिल्कुल सही बात है, आमिर खान ने जीता नहीं है, इसमें कोई गलती नहीं है। यहाँ पे इन चारों में से जीतने वाले कौन है? रेसुल पोकुट्टी और AR रहमान। सत्यजीत रे हैं, इन्होंने कभी ऑस्कर या फिर एकेडमी अवार्ड जिसे कहते हैं वो जीता नहीं था, ये ऑनररी मिला था इन्हें, ठीक है। ऑनररी अवार्ड मिला था, और ये पहले इंडियन थे जिनको ऑनररी अवार्ड मिला था, पहले और अभी तक के इकलौते इंडियन जिनको एकेडमी अवार्ड्स यानी कि ऑस्कर ऑनररी अवार्ड मिला है। इनको लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए मिला था। उसके बाद AR रहमान 2 ऑस्कर जीत चुके हैं स्लम डॉग मिलियनेयर मूवी के लिए, जो कि आई गेस 2009 में आई थी, अगर मैं करेक्ट नहीं हूं तो एक बार जरूर चेक कर लेना। रेसुल पोकुट्टी ये केरला से आते हैं, साउंड डिजाइनर हैं, और इन्होंने भी स्लम डॉग मिलियनेयर के लिए एक ऑस्कर जीता था। 2 AR रहमान ने जीते थे, और इनके साथ गुलजार, उन्होंने भी एक क्या जीता था? ऑस्कर जीता था। तो कुल ये अवार्ड थे 4 जो इन्होंने जीते थे स्लम डॉग मिलियनेयर के लिए। अब इनके साथ एक और नाम जुड़ता है, भानु अथिया। ये कौन है? ये थे पहले ऑस्कर जीतने वाले भारतीय। इन्होंने कॉस्ट्यूम डिजाइन के लिए ऑस्कर जीता था फॉर द मूवी गांधी। गांधी जो मूवी आई थी उसकी कॉस्ट्यूम डिजाइनिंग इन्होंने करी थी, और वो आई थी 1982 में। उसके लिए इन्होंने क्या जीता था? ऑस्कर जीता था। तो अगर एकेडमी अवार्ड्स की बात करे जाए और पूछा जाए कि भारत में कितने लोगों के पास एकेडमी अवार्ड है, कितने लोगों ने जीता है, कितने लोगों को मिला है, तो टोटल कितने हो जाएंगे? 1 2 3 4 और 5। तो 5 ऐसे इंडियन हैं
जिनको अकेडमी अवार्ड यानी कि ऑस्कर मिला हुआ है। ठीक है, तो ये एक गुलजार जो जय हो गाना था उसके लिए मिला था इन्हें, और भानु अथिया को मैंने आपको बताया, सारे स्लम डॉग मिलेनियम के लिए मिले थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पे चलेंगे अब। Who among the following was not part of drafting committee of the Constituent Assembly? निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा के मसौदा समिति का हिस्सा नहीं था? C is the right answer. Can you please repeat it again? बिमल जलन से सी सी। C. Okay, all right. अंजलि का भी, C. प्रिया का भी आंसर यही आ रहा है, C. C. All right. So yes, that is correct. Dr. Bimal Jalan was not the part of drafting committee of Constituent Assembly. तो आप में से कोई बता सकता है कितने मेंबर की टीम थी ड्राफ्टिंग कमेटी की? फटाफट ये बताइए कि कितने मेंबर की टीम थी? 7 या फिर 11? अंजलि जी कह रही है 7 या फिर 11, निष्ठा कह रही है 7, एंड दैट इज एब्सोल्युटली करेक्ट। 7 मेंबर ड्राफ्टिंग कमेटी थी, जिसमें अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर, एन गोपाल स्वामी, बी आर अम्बेडकर जिसके चेयरमैन थे, ठीक है, के एम मुंशी, मोहम्मद सादुल, बी एल मित्तर, डीपी खेतान, ये सारे जो 7 लोग थे ये थे ड्राफ्टिंग कमेटी के मेंबर थे। ठीक है, और अभी पीछे एक क्वेश्चन गया था जो लिखा हुआ था कि सर ये रिसेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है क्या DSSB पेपर्स में से? यस, ये पीजीटी या फिर नहीं सॉरी, ये है हमारा एलडीसी का, जो 2018 में एलडीसी हुआ था उसमें आए हुए क्वेश्चन थे ये। तो ये ऑनलाइन पैटर्न पे बेस्ड सारे जितने भी हमारे एग्जाम हुए हैं DSSB के, वही क्वेश्चंस मैं आप लोगों के लेके आ रहा हूँ। 2017, 18, 19 और जो अब 2021 में जो पेपर हुए हैं वो सारे ही आप लोगों के सामने रखेंगे। ऐसे ही काफी सारी क्लासेस होंगी तो सारी अच्छी प्रिपरेशन हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो करेक्ट आंसर है कि डॉक्टर बिमल जलान नहीं थे ड्राफ्टिंग कमेटी के। ड्राफ्टिंग कमेटी का एक ही काम था कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान है, उसका ड्राफ्ट बनाना। इन्होंने 114 दिन 3 सालों में स्प्रेड करे हुए थे, मतलब 3 साल लगाए थे पूरा, जिसमें से 114 दिन आके इन्होंने मिलके काम करा था। और डॉक्टर बिमल जलान कौन थे? फॉर्मर आरबीआई गवर्नर, फॉर्मर आरबीआई गवर्नर थे 1997 से लेकर 2003 तक। ठीक है, तो इतना डिटेल में वैसे याद नहीं करना, क्वेश्चन आपको ये याद रखना था कि भाई कौन कौन थे, तो उस हिसाब से एलिमिनेट करना था। आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 6 पे, बहुत इजी सा क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग क्रिकेटर हैज स्कोर्ड द मोस्ट रन्स इन टेस्ट क्रिकेट फॉर्मेट अलोन? यहाँ पे अलोन का मतलब है, क्योंकि यहाँ पे हिंदी में क्वेश्चन था, मैं उसको ट्रांसलेट करके लाया हूँ इंग्लिश में। तो यहाँ पे अलोन का मतलब है अकेले खुद ने एक टेस्ट मैच में सबसे ज्यादा रन किसने बनाए थे? डी डी सचिन तेंदुलकर। ब्रेन लारा। मनी सिंह का भी आंसर आ रहा है, मतलब सिंह ही है शायद, ऐसे लगा रखा। तो मैं यहाँ पे पूछ रहा हूँ एक टेस्ट मैच में सबसे ज्यादा रन बनाने वाला, ओवरऑल टेस्ट करियर में नहीं, एक टेस्ट मैच में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले थे वेस्ट इंडीज के ब्रायन लारा, जिन्होंने 400 रन बनाए थे। आज तक वो रिकॉर्ड टूटा नहीं है। और सचिन तेंदुलकर के पास सबसे ज्यादा रन है टोटल, उन्होंने वीरेंद्र सहवाग के जो 319 रन थे वो भी अभी नहीं ब्रेक करा था, मतलब उनके कम थे। 300 सचिन तेंदुलकर ने नहीं रन स्कोर करे थे। तो यहाँ पे ब्रेन लारा, जिनके पास अभी भी यही रिकॉर्ड है, 400 रन एक टेस्ट में मारने वाले।
और अभी एट प्रेजेंट चल रहा है इंडिया न्यूजीलैंड का मैच, जो करंट अफेयर्स आपके साथ साथ तैयार करते हुए चलनी है, तो इंडिया न्यूजीलैंड का जो वन ऑफ फाइनल है, ये कौन सी नई आईसीसी ट्रॉफी है? जी बिल्कुल, अंजलि जी बिल्कुल सही कह रही हैं। तो कौन सी ये ट्रॉफी है? वो नाम है उसका वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप। तो ये आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का पहला फाइनल जो इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड अभी चल रहा है एट प्रेजेंट, ये इंग्लैंड में हो रहा है। तो ये स्पोर्ट से रिलेटेड आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है आपके एग्जाम में पूछे जाने वाला, क्योंकि एट प्रेजेंट करंट इवेंट का है और साथ ही साथ बहुत बड़ी एक नई डेवलपमेंट है क्रिकेट वर्ल्ड में, कि जो टेस्ट की आज तक कोई वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप नहीं होती थी। 144 साल का या फिर 114 साल का जो इतिहास बताते हैं ये लोग, उसमें कभी भी टेस्ट चैंपियनशिप नहीं हुई। तो इसलिए नई ट्रॉफी है, तो इसीलिए इसको ध्यान रखना, कौन इसमें विनर बनेगा या फिर कौन इसमें ज्यादा रन बनाएगा उस पर ध्यान रखना। अभी आज का दिन और मेरे ख्याल से कल का दिन और है, पता चल जाएगा कौन विनर रहेगा। तो याद रखना, उसका क्वेश्चन आने की पूरी पूरी संभावना बनती है उसकी। क्वेश्चन 7 पे चलेंगे अब। Which of the following amendment increased the term of Lok Sabha from 5 years to 6 years in case of emergency? आपको पता है कि एक लोकसभा की जो अवधि होती है वो शपथ लेने के बाद 5 साल तक होती है। पर इमरजेंसी के दौरान क्या हुआ था? इमरजेंसी के दौरान जो इंदिरा गांधी सरकार थी, इंदिरा गांधी की जी ने जो इमरजेंसी लगाई, उसमें 5 साल ऑलमोस्ट पूरे होने वाले थे। देश में इमरजेंसी का माहौल था तो इलेक्शन करवाना उचित नहीं था, तो 1 साल उस पीरियड को एक्सटेंड कर दिया गया था। और ये था हमारा 42वां संशोधन, 42nd अमेंडमेंट। और 42nd अमेंडमेंट को अपने आप में ही एक और नाम से बोला जाता है मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। इसको क्या बोला जाता है? मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से बोला जाता है, क्योंकि इसमें एक ऐसी चीज है कि जो जुडिशियल रिव्यू की जो पावर थी ना, वो खत्म हो गई थी। तो इसीलिए इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से जाना जाता है। कब की बात है ये? 1976 की बात है और इंदिरा गांधी के टाइम की बात है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। Among the following men, who has won the most Grand Slam mixed doubles titles? ग्रैंड स्लैम किस गेम से एसोसिएटेड है? सी राफेल नडाल। ओके, ऑल राइट। अंजलि भी कह रही है नडाल। बाकी एक भाई क्या कह रहे थे आप आंसर? सर डी सर। डी रॉजर फेडरर। ओके, देखो पहली बात तो ये है, यहाँ पे हमसे पूछा गया है कि भाई मिक्स्ड डबल्स, राफेल नडाल, रॉजर फेडरर 20 ग्रैंड स्लैम, रॉजर फेडरर 20 ग्रैंड स्लैम। इंडिविजुअल या फिर जिसे कहें कि सिंगल, इंडिविजुअल खेलते हैं, डबल्स नहीं खेलते, मिक्स डबल्स नहीं खेलते। मिक्स डबल्स क्या होते हैं? जिसमें एक मेल और एक फीमेल टीम बना के गेम खेलते हैं। और ग्रैंड स्लैम किससे एसोसिएटेड? लॉन टेनिस से। टॉड वुडब्रिज ऑस्ट्रेलियन टेनिस प्लेयर थे और लिएंडर पेस इंडिया के टेनिस प्लेयर हैं, जो कि डबल्स के वन ऑफ द ग्रेटेस्ट हैं वर्ल्ड में। इनके पास 10 मिक्स डबल्स ग्रैंड स्लैम टाइटल, 8 डबल टाइटल और इंडिया के साथ साथ दुनिया में सबसे ज्यादा ग्रैंड स्लैम जीतने वालों की सूची में आते हैं। अब यहाँ पे देखिए, राफेल नडाल, रॉजर फेडरर 2020 जीत के सबसे ऊपर है, और इनके अगर इनके देखे जाए तो 18 तो इनके पास भी बनते हैं। ठीक है,
तो वन ऑफ द ग्रेटेस्ट टेनिस प्लेयर फ्रॉम आवर कंट्री लिएंडर पेस, इन चारों में से सबसे ज्यादा मिक्स डबल ग्रैंड स्लैम किसके पास है? लिएंडर पेस के पास। और ग्रैंड स्लैम कौन से होते हैं? 4 होते हैं, ऑस्ट्रेलियन ओपन, यूएस ओपन, फ्रेंच ओपन और विंबलडन। ऑलराइट, क्वेश्चन नंबर 9 पे चलेंगे। हु वाज द फाउंडर ऑफ चोला डायनेस्टी? चोल वंश का संस्थापक कौन था? आपके दिमाग में ये बात बैठ गई होगी। अब डायनेस्टीज पे क्वेश्चन आ रहे हैं। एक क्वेश्चन तो हमने स्टार्टिंग में देखा था, एक क्वेश्चन हमने 2 जून को जो क्लास हुई थी उसमें देखा था, तीसरा क्वेश्चन हम जो फाउंडर पे और जो मेजर रूलर्स थे उन पे देख रहे हैं। तो यहाँ पे ये हमारा एक इंपॉर्टेंट टॉपिक बनता है। जो हिस्ट्री में जितनी भी मेजर हमारी वंश हुए हैं, डायनेस्टीज हुई हैं, उनके फाउंडर आपको याद करने होंगे। आंसर आ रहा है राजेंद्र चोल, A. आदित्य वन आंसर आ रहा है, विजय याला आंसर आ रहा है, ए आंसर आ विजय लया। तो जो फाउंडर थे वो थे विजय लया। इन्होंने चोल वंश की स्थापना करी थी और जो तंजौर किंगडम था उसको हराया। उसके बाद तंजौर किंगडम को, मतलब तंजौर जो किंगडम था, जो वंश था, उसकी समाप्ति हुई। उसके बाद ये चोल डायनेस्टी हुई। और चोल डायनेस्टी के इतिहास में इतना बड़ा इतिहास है कि वन ऑफ द लार्जेस्ट रूलिंग डायनेस्टीज इन द वर्ल्ड। तो विश्व में सबसे बड़ी जो गिनी चुनी जो रूलिंग वंश हुए उनमें से एक था चोल साम्राज्य। और जो राजेंद्र चोला थे वो वहां के बहुत प्रसिद्ध ये जो चोल डायनेस्टी के जो राजा हुए। और आदित्य वन जो है, आदित्य वन जो किसके बेटे थे? विजयालया के बेटे थे। और कृष्णा जो राष्ट्रकूटा डायनेस्टी थी, राष्ट्रकूटा डायनेस्टी, तो उसके एक बहुत बड़े योद्धा थे। तो ये कृष्ण डायनेस्टी ये चोल वंश के नहीं थे, बाकी के ये तीनों ही चोल वंश के थे। क्लियर है? साउंड में अगर कोई एरर आ रहा है तो बीच में बता दीजिए, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम चलेंगे 10 पर। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हमारा ए था। नेक्स्ट इज हु वाज द फर्स्ट फीमेल स्विमर टू स्विम इन द वाटर नोन एज 7 सीज? तो एक गाना है ना कि 7 समुंदर पार में तेरे, तो 7 समुंदर जो चीज है ना, तो उस गाने को सच बनाने वाली ये महिला थी जिन्होंने पूरी दुनिया में 7 जो समुंदर हैं उनमें तैराकी करी। और जो 5 अलग अलग चैनल्स हैं, जैसे इंग्लिश चैनल है जो बहुत फेमस चैनल है इंग्लिश चैनल, तो वैसे 5 अलग अलग कॉन्टिनेंट्स में जो चैनल है उनको भी क्रॉस करा। तो दूसरा इनको भी नाम से जाना था वाटर क्वीन ऑफ इंडिया। वो कौन थी? सर 7 सीज है कौन से? 7 समुद्र भाई जो हमारे है, मतलब जो दुनिया भर में जो पानी फैला हुआ है। एक्चुअली ऐसा नहीं हुआ इन्होंने कि एक पॉइंट से चलना शुरू करा और 7 समुंदर जो हमने क्रॉस करे, ठीक है, ऐसा नहीं था। तो जो पाक स्ट्रेट है या फिर जो अलग अलग जगह पे इन्होंने जो चैनल्स क्रॉस करे, तो उसको कंसीडर करते हुए इन्हें बोल दिया गया था कि भाई इन्होंने 7 समुंदर स्विम करे हैं। तो फर्स्ट फीमेल स्विमर थी ये, जिनका नाम था बुल्ला चौधरी। ये 3 साल की थी जब से ये तैराकी में आ गई थी। कोलकाता, ये कहाँ की है? वेस्ट बंगाल कोलकाता की निवासी थी।
और मतलब जब 3 साल की थी तब से ही शुरू हो गई थी। 9 साल की जब ये हुई तो इन्होंने तो बहुत एक ही इवेंट में 6 गोल्ड मेडल जीते थे। तब से ये लाइमलाइट में आई थी, जो कोचेस वगैरह ने इनको पहचाना था। और सबसे मजेदार चीज जो है, देखो किस्मत, लगन, मेहनत क्या क्या करवाती है। इनकी जो बॉडी थी, इनका जो शरीर था, उसको एक एलर्जी थी। किस चीज से एलर्जी थी? उनको एलर्जी थी सैलाइन वाटर से। और ये कौन है? ये वही है जिन्होंने 7 समुद्र क्रॉस करे, 5 चैनल क्रॉस करे। आपको पता है कि भाई समुद्र का पानी नमकीन होता है, सैलाइन वाटर होता है। एलर्जी होने के बाद, सारी चीजें होने के बाद, जो इनका दृढ़ संकल्प था, वो उस सारी जो इनकी फिजिकल कंडीशंस को मात देते हुए इनको इस मुकाम तक पहुंचाया। ठीक है, तो ये नाम जरूर याद रखने का है। वैसे तो पुराना नाम हो गया है, बट स्टिल वी डोंट नो अबाउट डी ट्रिपल एस पी, दे कैन आस्क एनीथिंग। अब हम पढ़ रहे हैं तो ये नाम जरूर याद रख लेना। शी इज ऑल्सो नोन एज वाटर क्वीन ऑफ इंडिया। ऑलराइट, so next question number 11, I guess. Okay, one question is missing. Yeah, तो क्वेश्चन नंबर 12 पे हम आ गए हैं सीधा। नो प्रॉब्लम। द डैश शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन includes the union list, state list and concurrent list. सी, प्रिया का आंसर आ रहा है सी। ए होगा सर। कौन से शेड्यूल में, कौन सी अनुसूची में संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची है? अंजलि का भी आंसर सी आया हो, तो सी एब्सोल्युटली करेक्ट है। 7th शेड्यूल, 7th जो हमारा 7th शेड्यूल है, उसमें जो इसको आर्टिकल भी बात कर लेते हैं। आर्टिकल नंबर 246 जो इसके बारे में बात करता है। ठीक है, तो आर्टिकल नंबर 246 और 7th शेड्यूल जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का है, उसमें यूनियन लिस्ट है, स्टेट लिस्ट है और कंकरेंट लिस्ट है। तो जो ये लिस्ट है ना, ये बताती क्या है? ये पावर डिवीजन बताती है। यूनियन के पास क्या पावर है, स्टेट के पास क्या पावर है। और लिस्ट 1 यानी कि यूनियन लिस्ट है ये, और अब 100 लिस्ट की एक लिस्ट है जिसमें ओरिजिनली 97 थे। ठीक है, तो इसमें से 2-3 पहले हटाए गए, फिर ऐड करे गए, तो ये अब 100 लिस्ट की एक लिस्ट है। स्टेट लिस्ट में 59 है जो कि ओरिजिनली 66 थे। कॉन्करेंट लिस्ट में 52 लिस्ट है जो कि ओरिजिनली 47 थे। तो जो ये नंबरिंग जो मैं आपको बता रहा हूं ना, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है। कई बार क्या होता है, एग्जाम में सीधा सीधा डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेता है, नंबर ऑफ लिस्ट इंक्लूडेड इन स्टेट लिस्ट। तो हमें याद होना चाहिए, एट प्रेजेंट 59 लिस्ट आर इंक्लूडेड इन स्टेट लिस्ट, बट ओरिजिनली देयर वाज 66। तो यहाँ पे 7th शेड्यूल करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 13 पे चलते हैं। When was the World Bank established? वर्ल्ड बैंक की इस्टेब्लिशमेंट ईयर हमने जब हमारे करंट अफेयर्स की क्लासेस चलती थी तो बहुत बार करा था। हेडक्वार्टर्स, प्रेसिडेंट, सभी के नाम बताएं। 5 हमारे पास मैसेज आए हैं यहाँ पे। 1948, 1944 एंड 1942 एंड 1944। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट, 1944। 1944 में अमेरिका में, यूएस में वर्ल्ड बैंक को इस्टेब्लिश करा गया था। अब वहां पे हेडक्वार्टर्स कहां पे इसका? वॉशिंगटन डीसी। वॉशिंगटन डीसी में हेडक्वार्टर्स है यूएस में। और प्रेसिडेंट कौन है? डेविड मालपास।
तो प्रेसिडेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट नेम रिगार्डिंग वर्ल्ड बैंक इज डेविड मालपास, प्रेसिडेंट है। एस्टेब्लिशमेंट ईयर 1944, हेडक्वार्टर्स वॉशिंगटन डीसी, यूनाइटेड स्टेट्स। ठीक है, काफी आंसर यहाँ पे करेक्ट आए। क्वेश्चन नंबर 14 पे चलते हैं। व्हेन वाज द पार्टीशन ऑफ बंगाल टुक प्लेस? 1905 डी 1905, बहुत खूब बहुत खूब। पूजा का, उसके बाद अदिति का, अर्जुन का, निष्ठा का, प्रिया का भी आंसर। चलिए बहुत खूब, बहुत सही, 1905। एंड द क्विक रिस्पॉन्स, आई एम वेरी इम्प्रेस्ड। 1905 इज एब्सोल्युटली करेक्ट। एक छोटी मोटी बातें भी साथ साथ कर लेते हैं कि उस टाइम पे ब्रिटिश वायसराय कौन थे जब ये पार्टीशन हुआ था? कौन थे ब्रिटिश वायसराय, कौन थे उस टाइम पे? बहुत इंपॉर्टेंट चीज है याद करने की। तो वायसराय उस टाइम पे थे लॉर्ड कर्जन। ठीक है, लॉर्ड कर्जन उस टाइम पे थे। प्रिया ठाकुर एब्सोल्युटली करेक्ट। तो हुआ क्या था, अक्टूबर 16, 1905 को जो हमारा बंगाल है एट प्रेजेंट, जो वेस्ट बंगाल, बिहार के जो पार्ट है, और फिर हमारा जो बांग्लादेश का जो पार्ट है जो इकट्ठा होता था, तो उसमें जो वेस्ट साइड और ईस्ट साइड, ये हमारा जो ईस्ट था और ये जो हमारा वेस्ट था, तो ये था मुस्लिम डोमिनेटेड और ये था हिंदू डोमिनेटेड। ठीक है, तो इसको जो धर्म के हिसाब से बंटवारा कर दिया गया था बंगाल का। और जो यहाँ पे जो हिंदू डोमिनेटेड लोग थे ना, ये थे व्यापारी लोग ज्यादा थे। और यहाँ पे जो मुस्लिम डोमिनेटेड जो लोग थे ना, वहाँ के जो लीडर्स थे और जो लोग थे, वो सपोर्ट कर रहे थे इस पार्टीशन को। और यहाँ पे जो हिंदू डोमिनेटेड जो रीजन था, जो यहाँ के लोग थे, ये लोग नहीं चाहते थे, ये लोग नहीं चाहते थे। पर यहाँ पे क्या था कि जो यहाँ की जो गरीब जनता थी, वो चाहते थे कि जो यहाँ के लीडर थे कि इनकी भलाई हो, और यहाँ पे जो जो व्यापारियों का जो गढ़ है उससे हट के हमें चीजें मिले। तो इस कारण ये जो धर्म के हिसाब से बंटवारा जो हुआ वो 1905 में हुआ। लॉर्ड कर्जन ब्रिटिश वॉइस रहे थे उस टाइम पे। नेक्स्ट चलेंगे क्वेश्चन नंबर 15 पर। ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। ये देखा जाए तो पूरी बहुत डीप में हिस्ट्री पढ़ी होनी चाहिए, कुछ ज्यादा डीप में, क्योंकि ये बहुत ऐसी इन बिटवीन द लाइन वाली चीज है। Who was the first female candidate to contest for the legislative assembly seat in India? She was a student in London who came to India after hearing about Gandhi's non-cooperation movement. असहयोग आंदोलन जो गांधी जी ने शुरुआत करी थी, जो असहयोग आंदोलन जो गांधी जी ने शुरुआत करी थी, उसके तहत ये लंदन में थी। ठीक है, जो लंदन में थी, लंदन में वैसे हुआ क्या था, इनकी शादी हो गई थी, तो शादी होने के बाद ये लंदन में चली गई। लंदन में इन्होंने फिर वहां पे अपना कॉलेज में एडमिशन लिया था। कॉलेज में वहां पे एडमिशन लिया तो फिर वहां पे एक गांधी जी के विचारधारा से इनका इंटरेक्शन हुआ, गांधी जी से मिली भी थी ये। और उसके बाद फिर जब इंडिया में गांधी जी ने असहयोग आंदोलन जो चलाया था, वो उसमें पार्टिसिपेट करने के लिए कमला देवी चट्टोपाध्याय इंडिया आ गई थी। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो यहाँ से इतना क्वेश्चन जो बनता है ना, कई बार जो दिमाग में बनता है, अगर सर्च भी करेंगे, शी वॉज अ स्टूडेंट इन लंडन हु केम टू इंडिया आफ्टर हियरिंग गांधीज नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, तो विदाउट एनी डाउट कमला देवी चट्टोपाध्याय की तरफ हमारा आंसर जाता है। और जो DSSB का ऑफिशियल आंसर था, जो आंसर की में था, वो भी ऑप्शन नंबर बी था, कमला देवी चट्टोपाध्याय। बट when we search about who was the first female candidate, then Sucheta Kriplani name appears. ठीक है, बट द थिंग इज यहाँ पे इन्होंने पूरी डिटेल दी गई है कि किसके बारे में बात कर रहे हैं, कि जो लंदन में स्टूडेंट थी और जो इंडिया में वापस आई थी गांधी जी के जो नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट के कारण,
तो वो कौन थी? वो थी कमाला देवी चट्टोपाध्याय। ये मैग्सेसे अवार्ड विनर है, फिर उसके बाद पद्मश्री वगैरह भी इन्हें मिला था। तो यहाँ पे DSSB की जो ऑफिशियल आंसर की थी उसमें कमाला देवी चट्टोपाध्याय करेक्ट आंसर है। और ये जो हिस्टोरिकल जो इवेंट बताई गई है वो इनकी टाइमलाइन, जो लाइफ टाइमलाइन से बिल्कुल मैच करता है कमाला देवी चट्टोपाध्याय से। क्लियर है? ये फिर जो हमारे गांधी जी ने जो दांडी मार्च करा था अगेंस्ट द सॉल्ट लॉ, उसमें भी पार्टिसिपेंट थी कमाला देवी चट्टोपाध्याय। ठीक है, आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 16 पर। When did British government pass the Indian Independence Act? द रॉयल एसेंट जिसे कहा जाता है, वो कब था? अप्रैल 1947। अंजलि जी का आंसर आया है, बट करेक्ट आंसर इज जुलाई 1947। जुलाई 1947, दैट इज 18th जुलाई 1947। 18 जुलाई 1947 को ब्रिटिश सरकार ने इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट जारी कर दिया गया था। और ये जो ड्राफ्ट करा था ये कैलिमेंट एटली, ये सिलीमेंट जो भी नाम को प्रोनाउंसिएशन है, एटली, इन्होंने इसे ड्राफ्ट करा था। लेबर पार्टी से बिलोंग करते थे ये, इंग्लैंड की। ओके, यहाँ पे जो दो चार खास बात थी इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट की, उसके बारे में बात जरूर करना इंपॉर्टेंट बनता है। पहला मेजर चीज यहाँ पे क्या हुई थी? दो इंडिपेंडेंट नेशंस यहाँ पे क्रिएट हो गए थे, इंडिया एंड पाकिस्तान। इस एक्ट के बाद इंडिया एक सॉवरन कंट्री बन गया, बनने की पूरी दहलीज पे था। और ब्रिटिश जो अथॉरिटी थी वो समाप्त हो रही थी 15 अगस्त 1947 को। ये भी उस एक्ट में लिखा गया था। यहाँ पे जो विभाजन हुए थे, यहाँ पे जो भारत की दो प्रोविजेंसी थी, जो स्टेट थी, पंजाब की और बंगाल की, उनका बंटवारा लिखा गया था इसमें। और यहाँ पे एक और बात करी गई थी कि गवर्नर जनरल का ऑफिस जारी रहेगा, जो कि रिप्रेजेंट करेगा ब्रिटिश सरकार को। ये एक्ट यूके रिपील कर दे तो उसमें ऐसी चीज देखो। उसके बाद जो हमारा संविधान बन गया ना, अब हमारे संविधान में क्या बोला गया है कि भाई यही जो है, जो हमारा प्रेम्बल है, उसमें यही लिखा गया ना, इंडिया इज अ सॉवरेन कंट्री। और जो सॉवरेन कंट्री का मतलब क्या होता है कि इसके ऊपर कोई और रूल्स एंड रेगुलेशन लगाने वाली कोई अथॉरिटी नहीं है। तो अब जो ब्रिटिश सरकार ने जो इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट जो घोषित भी करा, ठीक है, वो अपने ऊपर लागू हुआ था उनका कि भाई जो उनकी अथॉरिटी है, जो ब्रिटिश अथॉरिटी है, वो खत्म हो रही है 15 अगस्त 1947 के बाद। तो संविधान बना, संविधान में हमने अपने आप को सॉवरेन स्टेट घोषित करा कि हमारे ऊपर और किसी का रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं चलेंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 17 पे चलेंगे। बैटल ऑफ प्लासी, प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया था? और फटाफट बता दो कि भाई किस किस के बीच में लड़ा गया था। बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत बेसिक है। हिस्ट्री पढ़ना शुरू करते हैं, मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ना शुरू करते हैं, तो बैटल ऑफ प्लासी से ही शुरुआत करेंगे हम। ऑप्शन नंबर सी। ओके, अदिति एंड कैप्टन नाइट का आंसर बिल्कुल सही आ रहा है। ऑप्शन नंबर सी, दैट इज 1957, 23 जून, सॉरी 1957 नहीं, 1757, 1757, 23 जून 1757 को प्लासी का युद्ध लड़ा गया था। सिराजुद्दौला, सिराजुद्दौला
ये बंगाल के आखिरी नवाब थे वर्सेस, और इनके साथ जो इनके पार्टिसिपेंट थे, मतलब जो इनके साथ लड़ रहे थे, वो थे फ्रांस के लोग, ठीक है। वर्सेस क्या था, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया। और मजे की बात यह है, सिराजुद्दौला ने ही इस कंपनी को परमिशन दी थी अपना कारोबार करो। अब वो कारोबार करते करते जो यहाँ का बेस ग्रास रूट लेवल पे करप्शन देखा इन्होंने, उसको अपने अंडर करना जो शुरू करा कंपनी ने, उसके बाद फिर जो नवाब साहब थे सिराजुद्दौला, इनकी जो पकड़ कमजोर हुई और इन्होंने हिम्मत दिखाई, इन्होंने लड़ाई लड़ी, ये हारे, और वहीं से शुरुआत हो जाती है ब्रिटिश रूल इन इंडिया की, ठीक है। तो यहां से ही बेसिकली शुरुआत मानी जाती है कि जब ये प्लासी का युद्ध खत्म हुआ और सिराजुद्दौला हार गया, तो उसके बाद ही फॉर्मली ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का राज शुरू हो गया। हु इज द ऑथर ऑफ टर्निंग पॉइंट्स, अ जर्नी थ्रू चैलेंजेस? ये फेमस बुक्स के रिलेटेड क्वेश्चन है, बुक्स एंड ऑथर से रिलेटेड क्वेश्चन है। टर्निंग पॉइंट्स, अ जर्नी थ्रू चैलेंज के लेखक कौन है? रस्किन बॉन्ड, डेविड देविदर, एपीजे अब्दुल कलाम सर, आर के नारायण। ऑप्शन नंबर बी, अंजलि जी का आंसर आ रहा है ऑप्शन नंबर बी, डेविड डेविडर या फिर देविदर। तो रस्किन बॉन्ड आपको पता है बहुत फेमस है, एकता रश्टि वगैरह जो उन्होंने नॉवल या फिर कहानियां लिखी हैं, बहुत फेमस ये राइटर हैं इंडिया की तरफ से। डेविड इंडियन नॉवलिस्ट हैं। एपीजे अब्दुल कलाम सर 11th प्रेसिडेंट थे इंडिया के। और आर के नारायण बहुत हमारे पुराने जो राइटर रह चुके हैं, उनके जो स्टोरीज हैं, कहानियां हैं, जो उनकी जो छोटी छोटी स्टोरीज है, बहुत फेमस है, ठीक है। तो यहाँ पे एपीजे अब्दुल कलाम सर की ये बुक है, टर्निंग पॉइंट्स, अ जर्नी थ्रू चैलेंजेस। इस बुक में जो इनके ऑथर कौन है, इस बुक के ऑथर कौन है? सर एपीजे अब्दुल कलाम। और इस बुक में इन्होंने अपनी पूरी जो जो इनकी कहानियां हैं, जो पॉइंट्स है, जो लाइफ माइलस्टोन जिसे कहा जाता है जिंदगी में, कि भाई इस पॉइंट के बाद मेरी जिंदगी ऐसे बदली, इस पॉइंट की जिंदगी मेरी ऐसे बदली। तो ये जो अन्ना यूनिवर्सिटी थी वहां पे थे, तो वहां पे ये एक जो छोटा सा इंसिडेंट है वो बताता हूँ मैं आप लोगों को। तो उसमें चलते हुए जा रहे थे, तो वाइस चांसलर थे वहां के, तो वो उनसे मुलाकात हुई, उस टाइम पे वो भी मिले। और उस टाइम पे इन्हें पता चला कि भाई पिछले दो तीन दिनों से प्रधानमंत्री भारत का इनसे कांटेक्ट करना चाहता है। तो वो अपनी इन किस्सों को इस बुक में समराइज करा है कि भाई क्या क्या पॉइंट से बचपन से लेकर मेरी टर्निंग पॉइंट के लाइफ के, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 पे चलेंगे। अलाउद्दीन खिलजी क्रिएटेड दीवाने रियासत फॉर, अलाउद्दीन खिलजी ने डैश के लिए दीवाने रियासत का निर्माण किया था। रेवेन्यू कलेक्शन। रिवेन्यू कलेक्शन, ओके जी, बिल्कुल। अंजलि जी का जो आर के नारायण मालगुडी डेज बिल्कुल थे, गाइड भी थे बिल्कुल। जो एक वो अगर आज भी बचपन में अगर आपने दूरदर्शन देखा हो, तो मालगुडी डेज बोलते ही आपके दिमाग में वो ट्यून बजने चलती है, ता ना 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 ऐसे कसम, है ना। तो वही है, वो बहुत फेमस है। एक था स्वामी नाम से जो उनका कैरेक्टर था, स्वामी, तो बहुत फेमस था वो आर के नारायण का। यहाँ पे जो आंसर आया था वो आया था रिवेन्यू कलेक्शन, बट एक्चुअली में ये मार्केट कंट्रोल था। जो खिलजी वंश के अलाउद्दीन खिलजी थे, इन्होंने दीवान रियासत बनाई थी। और दीवान रियासत का मतलब वो था जो इकोनॉमिकल रेगुलेशंस हैं या फिर जो मार्केट का प्राइस है उसका जो कंट्रोल करना है,
उसके लिए ये बनाया था दीवाने रियासत का। तो मार्केट कंट्रोल के लिए था दीवाने रियासत, और इसी के साथ था शबा ए मंडी, शबा ए मंडी। ये और दीवाने रियासत दोनों ही मिलके मार्केट कंट्रोल के लिए खिलजी ने बनाए गए थे। हाँ बिल्कुल सही। चलिए आखिरी क्वेश्चन पे चलते हैं। दिन का आखिरी क्वेश्चन है 20, एक सेट हमारा यहाँ पे कंप्लीट होता है। कल भी एक और सेट लेके आएंगे इसी तरीके से। डैश इज द स्टेज ऑफ वाटर प्यूरिफिकेशन that removes suspended combs and unstable surfaces in addition to many microorganisms and algae. आंसर बताएं फटाफट। ये जो प्रोसेस है हमारे फिल्ट्रेशन, कोएगुलेशन, फॉल्कुलेशन, ये हमने साइंस में हमारी 9th क्लास में 10th क्लास में पढ़े हुए हैं। तो फिल्ट्रेशन क्या होता है? फिल्टर करना होता है नॉर्मली। तो यहाँ पे देखो फिल्ट्रेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें हम कोई फिल्टर लेते हैं, उससे छानते हैं, और उस छानने के बाद जो हमारे मोटे पार्टिकल्स होते हैं, सस्पेंडेड कॉम्स होते हैं, ठीक है, वो हमारे फिल्टर आउट हो जाते हैं। और साथ ही साथ हमारे फिल्टर अलग अलग होते हैं, बारीक फिल्टर होते हैं, तो उससे हमारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और साथ ही साथ एल्गी भी हमारी सरफेस से प्यूरिफाई हो जाती है। वाटर प्यूरिफिकेशन में जो प्रोसेस है, स्टेप है, वो है यहाँ पे फिल्ट्रेशन का। ठीक है, वो कौन सा स्टेप है? फिल्ट्रेशन का। तो ऑप्शन नंबर हमारा ए यहाँ पे करेक्ट हुआ। तो ये थे हमारे आज के 20 क्वेश्चन। तो किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो, कुछ बात हो कहनी हो, तो आप प्लीज शेयर कर सकते हो। और आज का सेशन कैसा लगा आपको, आप प्लीज बताइए। और ऐसे ही हम टीचमेंट पे और भी अलग अलग सेशंस लाते रहें, वो भी आप लोग अपना सजेशंस दीजिए कि हम क्या क्या और यहाँ पे और इंटरेक्टिव वे में हम पढ़ सकते हैं। बिल्कुल, देखो एग्जाम हमारी सर पे खड़ा है, तो हम पूरी कोशिश कर रहे हैं आप लोगों के लिए ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस लाने की, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस लाने करवाने की। तो उसी प्रोसेस में एक ये कदम है कि भाई आपसे 2 वे इंटरेक्शन के साथ टीचमेंट पे क्लासेस करी जाए। आदित्य वन के बारे में बताया था मैंने, जो हमारे राष्ट्रकूटा जो वंश था, जो राष्ट्रकूट वंश थे, उसके वन ऑफ द इम्पोर्टेंट, सॉरी आदित्य वन के बारे में नहीं बताया था, वो कृष्णा 3 के बारे में बताया था। सॉरी माय मिस्टेक। तो कृष्णा 3 जो वहां के जो राजा थे वो राष्ट्रकूटा के थे। आदित्य वन के बारे में मैंने बताया था, वो सन थे विजयालया के, मतलब उनके बेटे थे। और जो ये जो चोला डायनेस्टी के जो विस्तार हुआ था, उसमें उनकी बहुत बड़ी भूमिका थी। हाँ, तो वो गलती से मैं वो कृष्णा 3 के बारे में बोल रहा था। तो कृष्णा तृतीय यानी कि यहाँ पे आदित्य प्रथम के बारे में बात करेंगे। तो वो बेटे थे, किनके थे? विजयालया के, जो कि फाउंडर थे चोल वंश के। इंग्लिश और हिंदी भी लाएंगे, बिल्कुल ठीक है, इंग्लिश और हिंदी भी लेके आएंगे। ऐसे ही 20-20 क्वेश्चन इंग्लिश और हिंदी के लेके आएंगे। बाकी डाउट कोई, सारी चीजें क्लियर है? चलिए फिर आज का सेशन कंक्लूड करेंगे। उम्मीद है कि आप लोगों की प्रिपरेशन में थोड़ी सी हेल्पफुल हुई, ये सेशन रहा होगा। और आगे भी ऐसे ही सेशंस और अलग अलग सब्जेक्ट की चीजें, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आप लोगों के सामने रखते रहेंगे। अपना ध्यान रखें, पढ़ाई करते रहें, मुस्कुराते रहें। और अभी भी वैक्सीन नहीं लगवाई है तो वैक्सीन लगवा लो, देश रिकॉर्ड बना रहा है तो उसमें अपना भी योगदान दो, वैक्सीन लगवाओ। अपना सिक्योरिटी अपनी जो जीवन की अपने हाथ में मिल रही है उसको लो, और फिर अपना धीरे धीरे सब नॉर्मलाइज हो रहा है तो उसका पार्ट बनो। इतना ही कहना चाहूंगा। बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून, जय हिंद।
बाय 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 सर्वाय